Okay, so today we are going to start with next topic, and that topic is basically center of mass. तो आज हम लोग center of mass देखेंगे, what is center of mass, and probably if time permits we'll also go through what is center of gravity. तो center of mass मतलब क्या basically? देखो, the idea is simple. If you remember, हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब हमने पढ़े थे, उसमें सेकेंड लॉ जो था न्यूटन्स का, इट टेल्स यू दैट एनी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट? ओके, बट व्हेन वी स्टडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऑल थ्री लॉज ऑफ मोशन, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टू लॉज, इन दैट केस ये जो न्यूटन्स लॉ होता है, इट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस. मतलब अ फोर्स F acting on a point mass or a particle basically produces acceleration in this particle, and that acceleration is a bar, right? तो the idea is that कि हम लोगों ने ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, ये हमने डिफाइन ही पार्टिकल के लिए किया है. मतलब ऑल द मास इज इन अ पॉइंट, तो पॉइंट मास बोलो या फिर पार्टिकल बोलो, तो वी हैव डिफाइंड दिस पर्टिकुलर न्यूटन्स लॉ ओनली फॉर पार्टिकल्स, राइट? अब गड़बड़ कहाँ होती है फिर? जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एक्सटेंडेड बॉडी पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ स्पीयर. मान लो मेरे पास एक स्पीयर है, राइट? ओके, अब मैंने इस स्पीयर पे अगर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस स्पीयर and let this force be F. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ये जो फोर्स F हमने अप्लाई किया है स्पीयर पे, ये फोर्स F एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रहा है? बिकॉज स्पीयर हैज n नंबर ऑफ पॉइंट्स. सो व्हाट वी हैव इज, in a sphere we have n number of points and there is one point at the center. I am intentionally showing it with red dot, okay, and there are many other points. So this sphere is made up of point particles, n number of particles, okay, right? So what happens is, so we have this situation, something like this. Okay, तो क्वेश्चन ये था कि जब हमने एक फोर्स F अप्लाई कर दिया एक स्फीयर पे, एक्सटेंडेड बॉडी है, व्हेन द टोटल मास इज नॉट इन अ पॉइंट, देन द बॉडी इज सेड टू बी एक्सटेंडेड. फिर वो स्फीयर हो, फिर वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो. सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट which is extended. Okay, total mass of this object is m, let us say. The question here is, हमने जब फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है? जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो वो जो एक्सेलरेशन ये फोर्स प्रोड्यूस करने वाला है, तो एक्सेलरेशन किस पॉइंट की, बेसिकली व्हाट इज द पॉइंट which is getting accelerated? So these are some basic questions when you are applying force on an extended body. Then first question, exactly on which point the force is acting. Second question, exactly of which point we are talking about acceleration, because हम बोलेंगे ना, if you apply a force then the body gets accelerated, कौन सा point? ऐसा क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्ट्रिक्टली दे वर एप्लीकेबल फॉर particles, right? But we are applying it to a extended body. Okay, then that is a starting point of why we need to define center of mass. देखो होगा क्या, when this body, this particular body, if applied is applied by a force, तो क्या होगा? It starts moving, मतलब it starts rolling, है ना? आपके पास एक टायर है समझ लो, या फिर एक बड़ा सा बॉल है, उसको आप धक्का मार रहे हो, तो क्या होता है? द बॉडी रोल्स. ओके, रोल होता है. रोल होने का मतलब क्या होगा?
रोल होने का मतलब ये होगा कि एवरी पार्टिकल, मोर और लेस एवरी पार्टिकल विल एक्सपीरियंस, विल अंडरगो सर्कुलर मोशन। तो ये जो पार्टिकल है इट विल अंडरगो सर्कुलर मोशन। दूसरा कोई पार्टिकल है, इट विल अंडरगो सर्कुलर मोशन। Instead of saying circular, I will say rotational motion. So all the particles of the body will undergo rotational motion except for one point. सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो सेंटर पे है, रेड डॉट। इस पॉइंट पार्टिकल के लिए, इस पार्टिकल के लिए इट विल ओनली अंडरगो ट्रांसलेशन मोशन। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, जब आप एक बॉल को रोल कर रहे हो, रोल क्या होता है, यू नो व्हाट इज रोलिंग मोशन। तो all the particles of this ball will perform two types of motion. One is rotational because every particle will undergo circular motion, होगा तो ऐसा ही। So what happens is this particular particle will do something like this, ऐसा आगे जाएगा वो। Okay, so that is what I mean by rotational motion. So better is to show it with this kind of arrow structures. तो ये जो पार्टिकल है इट विल अंडरगो सच अ मोशन। और जो दूसरा पार्टिकल दिखाया मैंने ब्लैक में, इट विल आल्सो अंडरगो सच अ मोशन, राइट। तो बोथ दिस पार्टिकल्स विल अंडरगो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। तो एक ही सिर्फ पार्टिकल होगा बॉडी का, दैट पार्टिकल आई एम शोइंग बाय रेड, that is the only particle which will undergo only linear motion. तो एक ही पार्टिकल है जिसका स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, जिसका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, एंड दैट इज द पार्टिकल एट द सेंटर। ओके, तो ये जो पार्टिकल एट द सेंटर है, दिस पॉइंट और दिस पार्टिकल इज सेड टू बी सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास का सीधा सा मतलब ये है दैट it is defined as a point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to study Newton's laws of motion. Okay, मैं वापस समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इनिशियल कंफ्यूजन होता है, बट देन स्लोली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमने स्टार्ट किया था, ये चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लॉज ऑफ मोशन है। तो जब हमने पहला ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिफाइन किया था, व्हाट वी सेड वाज, हमने ऐसा बोला था उस केस में, every particle will remain at rest or in uniform motion unless it is acted upon by an external unbalanced force. If there is external unbalanced force, Newton's second law of motion, it will produce acceleration and the force will be defined as mass times of acceleration. मतलब वो force जो है dp by dt rate of change of momentum से आता है, डिराइव करके आपको मिलता है m into a। इसका मतलब ये था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्ट्रिक्टली पार्टिकल्स के लिए या फिर पॉइंट मासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने जाते हैं तो दो क्वेश्चन आते हैं वहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग इज एग्जैक्टली एक्टिंग ऑन विच पार्टिकल, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक स्फीयर जो मैंने आपको बताया डायग्राम में, इन दिस स्फीयर यू सी देयर आर मेनी पार्टिकल्स। मैंने दो ही पार्टिकल दिखाए हैं, बट देयर आर मेनी सच पार्टिकल्स। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मुझे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्टिकल पे फोर्स एक्ट हो रहा है और कौन से पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट। तो टू अप्लाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऑन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्फीयर, what we do is we define something called a center of mass। और center of mass का मतलब ये होता है, it is defined as the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated। इसका मतलब ये होता है कि मैं पूरे के पूरे स्पीयर का मास उठा के एक पॉइंट में डाल सकता हूँ, एंड दैट इज एट द सेंटर ऑफ स्पीयर, राइट। सो सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट एट विच whole mass of the body is supposed to be concentrated। ऐसा क्यों किया हमने? Because we wanted to apply Newton's laws of motion here। So in order to apply or in order to study the motion of the
object in accordance with Newton's laws of motion. Okay, thus using the concept of center of mass, we assume two things. Pehla, that a body can be replaced by a single particle and that single particle will have total mass of the body. हमने पूरी बॉडी को एक ही पॉइंट से रिप्लेस कर दिया और उस पॉइंट में, उस पार्टिकल में पूरा का पूरा मास है, राइट. अगर 10 किलो का एक बॉल था, अब वो 10 किलो के बॉल को एक ही पॉइंट में डाल दिया और वो सिंगल पार्टिकल 10 किलोग्राम का होगा, राइट. ओके. सेकेंड थिंग ये कि सेंटर ऑफ मास जो होता है, दैट इज द ओनली पॉइंट इन द बॉडी विच परफॉर्म्स प्योरली ट्रांसलेशन मोशन, मतलब प्योरली लीनियर मोशन. सेंटर ऑफ मास को छोड़ के हर एक पॉइंट जो है वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा. सो सेंटर ऑफ मास इज द ओनली पॉइंट इन द बॉडी विच परफॉर्म्स ट्रांसलेशन मोशन. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू शुड नो, राइट. देन पहले हम लोग इतना कर लेते हैं, देन हम लोग मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास का हम लोग इक्वेशन बनाएंगे. हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स का भी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. हम लोग अगर एक बॉडी मोशन में है, उसका वेलोसिटी है, तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी है. उस पार्टिकल मतलब उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा वो भी फाइंड करेंगे. एंड लास्ट वी विल फाइंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. टू स्टार्ट विथ वी हैव टू गो थ्रू बेसिक्स. तो बेसिक्स मतलब एकदम बेसिक्स, वी हैव टू गो थ्रू बेसिक्स. ओके, राइट. सो ये सारी स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है? सो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड सेंटर ऑफ मास. सो द आइडिया इज वेरी सिंपल, दैट we know that we know that Newton's laws of motion are strictly applicable to point masses or particle. Okay, right. Then when we study the motion of an extended object like a sphere with the help of or by using Newton's laws of motion, then two questions arises. उसमें से, as I told you, the first question is that there are two questions, and the first is on which point of the body or at which point of the body the force is acting. At which point of the body the force is acting. Second question is that the acceleration of which point is being considered. Right. So these are two basic questions that arise when you try to apply Newton's laws of motion to extended objects. Right. So what we find by experiments is that there is exactly one point of the body whose motion is exactly same as that of a point particle of the same mass and experiencing the same force. मतलब अगर एक पॉइंट पार्टिकल होता, वो भी सेम मास का होता, उस पर भी सेम फोर्स अप्लाई किया होता, और वही फोर्स हम लोगों ने इस बॉडी पे अप्लाई किया है, तो उस बॉडी में एक ही ऐसा पॉइंट है जो एग्जैक्टली सेम वे में बिहेव करेगा एज इफ द अदर पार्टिकल विद द सेम मास इज बिहेविंग. मतलब समझा देता हूँ. मतलब अगर ये स्पीयर 10 किलोग्राम का है और मैंने एक पॉइंट पार्टिकल लिया, वो भी 10 किलोग्राम का है, इस पे भी फोर्स सेम एक्ट हो रहा है, राइट. तो
पर्टिकुलर पॉइंट का अगर एक्सेलेरेशन ए है और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो अगर लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो स्पीयर लिया है हमने 10 किलोग्राम का, उस स्पीयर में सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करेगा, मतलब इट विल जस्ट follow a straight line path, it will just undergo linear motion, only one point. All other points will perform two types of motion. One is rotational motion. इमेजिन करना पड़ेगा, बॉल लो, उस पे सब पॉइंट्स को मार्क करो, जो सेंट्रल पॉइंट होगा ना, वो सेंट्रल पॉइंट आपको दिखेगा कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एज द बॉडी इज रोलिंग. All other points that you have marked on the ball, they will go something like this spiral, so they are performing two types of motion, rotational as well as linear motion. So this is important, this is very important. Okay, so you must know this. Okay, then to be continued. So it is found that there is only one point of the body which acts, or whose motion is exactly equal to that of a point particle, and this point particle is experiencing exactly the same force and has same mass, so it's exactly equal to that of a point particle of the same mass and experiencing the same force. Right, good. So this particular observation gives us the power to define what is called as center of mass. तो अब center of mass को हम define कर सकते हैं quite easily. So how can we define center of mass? It's a pretty simple task. So center of mass of a body can be defined as that point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. So we are assuming that the whole mass of the body is at that single point. So it is supposed to be concentrated in order to study the motion of the body in accordance with Newton's laws of motion. क्योंकि ये सब हमने किया क्योंकि हमको एक्सटेंडेड बॉडी पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना था, इसलिए किया. Right. So the idea was pretty simple because we wanted to apply Newton's laws of motion, and hence we have defined something called as center of mass. So center of mass, what basically assumptions we have made to define the concept of center of mass. हम लोगों ने center of mass define करने के लिए we have made some assumption. So we should exactly know कि क्या assumption के अंडर हम लोग center of mass को define कर सकते हैं. So thus using concept of center of mass, we assume that, so we have made two assumptions. पहला, a body is replaced by a single particle. Important, that's why I am putting it in quotes, having the mass equal to that of the body situated at the center of mass of the body.
mass of the body, right? तो बॉडी को हमने completely replace कर दिया and it is replaced by a single particle. So a body is replaced by a single particle and that single particle has the mass equal to that of body. This is what it says. Then the motion of center of mass represents the translation motion of the body, क्योंकि मैंने आपको already समझाया है. Center of mass is the only point which doesn't perform rotational motion. वही एक ऐसा point है which appears that it is going in a straight line. So the motion of the center of mass represents that the translation motion of the body. Right. Good. इतना हमको पता होना चाहिए कम से कम. That is the minimum requirement that you should be knowing. Right. Now, ये हो गया सारा theoretical background कि हम ऐसा assume कर लेंगे पूरा का पूरा मास एक पॉइंट में है, blah 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 and so on so forth. Mathematically speaking, हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास 3 पॉइंट पार्टिकल्स है या 2 पॉइंट पार्टिकल्स है या 10 पॉइंट पार्टिकल्स है. सो इट इज नॉट अ स्फीयर, है ना? वो स्फीयर तो नहीं है. 2 पॉइंट पार्टिकल, 4, 10, 15, 20, आई डोंट केयर नंबर, आई डोंट केयर फॉर द नंबर, इट कैन बी 1000 पार्टिकल्स. द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि अगर ऐसे मेरे पास 8-10 पार्टिकल्स है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा फिर? सो वी आर गोइंग टू define mathematically what is the center of mass of 2 or more particle system, right? So we will start with 2 particle system. उसके center of mass को define कर देंगे. Center of mass मतलब location बताना है. In short, I want to tell कि center of mass, जैसे यहाँ पे sphere के केस में center of mass is at the geometrical center, तो वो center मतलब geometrical center है, right? But if I don't have something like sphere, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू इट मैथमेटिकली नाउ, राइट? oops, I hate this thing. Just a minute. All right, then we should start with mathematical formulation now. So let's see what is center of mass of 2 particle system. In your textbook it is said that mathematical formulation or something like that, एक ही बात है. So we'll first apply the idea of center of mass to 2 particle system and then we will basically extend it to n number of particles, right? So the idea is pretty simple. So first of all I need to have coordinate system. हमको x, y और z सिस्टम लगेगा. We need coordinate system. So let's say this is the coordinate system here. Okay. तो मान लेते हैं ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास z एक्सिस and this is y axis, this is origin and we have one particle which is sitting over here. यहाँ पे एक पार्टिकल है a जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 and z1, right? उसका पोजीशन वेक्टर है and you already know what is the position vector, तो I'll draw it, that is r1. I'll draw it later. हमारे पास और एक पॉइंट पार्टिकल है b जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 and z2, right? So we have 2 point particles with positions x1, y1, z1 and position x2, y2, z2 and
पोजिशन वेक्टर्स एज r1 बार एंड r2 बार. अभी ड्रॉ नहीं किया, मैं ड्रॉ करूंगा अभी पोजिशन वेक्टर, राइट. सो लेट्स शो पोजिशन वेक्टर्स. तो पहले पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर है ये, वी विल नेम इट एज r1 लेटर. और दूसरे पॉइंट का बी का पोजिशन वेक्टर है ये, वी विल नेम इट r2 लेटर. हम लोग इसका नामकरण कर देंगे बाद में, वी विल नॉमेनक्लेट इट लेटर, अभी नहीं, कर देंगे, राइट. सो अब दो पॉइंट के पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, मतलब क्या, मतलब ये, अगर मैं इस सिस्टम को, मतलब इफ आई अज्यूम कि ये दोनों पार्टिकल मिला के एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये सिस्टम मूव हो रहा है. तो वापस से क्वेश्चन वही आ गया कि फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, ए पे या बी पे या किसी और पॉइंट पे. क्योंकि फोर्स अप्लाई किया है वहां पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन किस पॉइंट का हो रहा है, ए का या बी का या फिर किसी और पॉइंट का. तो इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम द सेंटर ऑफ मास विल बी इन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. तो ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास होता है ए और बी के बीच में समवेयर. लेट अस से दैट दिस इज द सेंटर ऑफ मास विथ कोऑर्डिनेट्स x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास एंड z सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है इसलिए. Okay, right. So this particular vector was r1 bar, position vector of A. This was r2 bar, position vector of B. And then we will have another vector which is vector of center of mass. And that vector of center of mass will be denoted by capital R. तो ये जो center of mass आया है हमारे पास, इसके वेक्टर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल R बार से. तो कैपिटल R बार गिव्स वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. अगेन द आइडिया इज सिंपल. दो पॉइंट पार्टिकल थे, दो पॉइंट पार्टिकल मिला के एक सिस्टम बना. जब मैं फोर्स लगाता हूं तो दोनों पार्टिकल मूव होते हैं. तो क्वेश्चन ये था कि कौन से पॉइंट पे, ए पे या बी पे, कहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है. हाँ, तो इसलिए हमको डिफाइन करना पड़ा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये क्वेश्चन था कहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, फिर ये सिस्टम एक्सीलरेट हो रहा है तो कौन सा पॉइंट एक्सीलरेट हो रहा है. तो दैट इज वाई अगर दो पॉइंट भी होंगे तो भी सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या, दो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होंगे तो भी सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या, अर्थ और मून सिस्टम के लिए भी सेंटर ऑफ मास डिफाइन होगा. सिर्फ अर्थ की बात करोगे तो सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सिर्फ मून की बात करोगे तो सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर ऑफ मून. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अर्थ मून सिस्टम, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन इज एक्टिंग ऑन बोथ ऑफ दिस, राइट. वैसे मून के ऊपर अर्थ का भी ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, सो इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. तो फॉर द टाइम बिंग, अगर मैं अर्थ का ग्रेविटी हटा देता हूँ मून के लिए और मैं बोलता हूँ कि अर्थ और मून दोनों सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव हो रहे हैं, तो क्वेश्चन ये होगा फिर कौन से पॉइंट पे फोर्स एक्ट हुआ. इफ यू आर कंसिडरिंग अर्थ एंड मून एज अ सिस्टम, ओके, राइट. इट वाज जस्ट एन एग्जांपल. गुड. So let us consider two masses m1 and m2 which are at points A and B as shown in the diagram. Then r1 और r2 बार क्या था, r1 and r2 बार पोजीशन वेक्टर्स थे of particle A and particle B. So right, then capital R bar क्या define किया हमने, capital R bar is defined as a position vector of center of mass. So we'll just put this point by point. And yes, someone said handwriting, you raised hand, I understood that you're talking about fonts, you want to have big fonts. Okay, big fonts. So consider right, consider two masses dash and dash. तो ये m1 m2 में बाद में लिख दूंगा, at points A and B respectively as shown in figure. Okay, then let dash and dash, मतलब r1 bar and r2 bar, be the position vectors of the particles
or of the point masses of the particles at A and B respectively drawn from the origin, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ होता है, drawn from the origin, right? Then थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ स्पेस. then what सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स भी तो हमको देने पड़ेंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर के बारे में भी बोलना पड़ेगा. सो लेट डैश मतलब कैपिटल आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, right, of two particle system, of the two particles situated at point C, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को हमने पॉइंट C पे दिखाया है. Good, right? So if this much is known and this much is sufficient to define center of mass of two particle system, let me just fill in the blanks first. So let two masses m1 and m2 at points A and B respectively as shown in figure. Let R1 bar and R2 bar be the position vectors of the particles. Let capital R bar be the position vector of the center of mass of the two particles situated at point C. So point C पे center of mass है basically. Then mathematically you can define center of mass to be, मतलब position vector of center of mass to be, then position vector r bar of center of mass is defined mathematically as m1 r1 bar plus m2 r2 bar upon m1 plus m2. ओके, राइट. तो ये हो गया दो पार्टिकल सिस्टम का पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो दो पार्टिकल सिस्टम था, उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया बाय आर बार विच इज m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार अपॉन m1 प्लस m2. अगर हमारे पास n पार्टिकल्स होंगे तो व्हाट वी कैन डू इज सिंपल, m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार प्लस जब तक आपके पार्टिकल्स है ऐड करते जाओ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, राइट? ओके, सो that in that case we have to first define. if you want to extend the same concept for n particles तो लिखना पड़ेगा हमको if we have n number of particles. So for n particles of masses dash dash मतलब m1 m2 m3 up to mn, okay, having position vectors. पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r1 r2 r3 और लास्ट का है rn बार respectively. Right? So the position vector of center of mass in this case of the position vector of their center of mass is given by, वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. By the way, let me complete this. For n particle of masses तो पहले का हो गया m1, इसका m2 m3 and mn having position vector r1 bar r2 bar r3 bar and rn bar. The position vector of the center masses of the center of mass is given by, तो इस केस में position vector r bar for a system of
n particles is given by simple है m1 r1 bar plus m2 r2 bar, ऐड करते जाओ जितने पार्टिकल्स है आपके पास सबको ऐड करते जाओ और डिवाइड बाय करते जाओ टोटल मासेस। ओके, प्रॉब्लम क्या है कि सी पीपल हु डू साइंस आर लिटिल लेजी। अभी 100 पार्टिकल होंगे तो कि मैं 100 बार लिखता बैठूंगा m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार। तो वी यूज समथिंग कॉल्ड एज आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, जो हम लोगों ने पहले भी यूज किया है। तो देयरफॉर वी कैन राइट r बार एज समेशन ऑफ, किसका समेशन, m और r पे, लेकिन कब तक, जब तक n है हमारे पास, पहला दूसरा तीसरा सबका समेशन। तो mi ri बार, i runs from 1 to n। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, i runs from 1 to n। अगर आपको 100 पार्टिकल दिए होंगे तो यहाँ पे ऊपर n की जगह पे 100 लिखना पड़ेगा, 10 दिए होंगे तो राइट 10। सो i runs from 1 to n अपॉन समेशन ऑफ ऑल द MIs, मतलब जितने भी पार्टिकल, नॉट मिशन इम्पॉसिबल, हाँ, नहीं तो MI मतलब मिशन इम्पॉसिबल बोलेगी, ऑल द सम ऑफ मिशन इम्पॉसिबल, मतलब 6 सीजन है तो फिर बैठे रहो 12 घंटे देखते। सॉरी फॉर द पुअर जोक्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ब्रिंग योर फोकस हियर। या तो इन दैट केस डिनोमिनेटर में यू आर एडिंग मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, पहले पार्टिकल के मास को ऐड किया, दूसरे को ऐड किया, तीसरे को ऐड किया, चौथे को ऐड किया। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा टोटल मास m। अगर मेरे पास 10 पार्टिकल है, सबका मास 1 1 1 1 है, तो फाइनली तो मैं 10 ही लिखने वाला हूँ ना। क्या मैं ऐसे लिखूंगा m1 प्लस m2 प्लस m3 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, नहीं, जितना है टोटल मास लिख दो, खत्म। तो न्यूमरेटर को अनफॉर्चुनेटली हम लोग इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है वो अलग अलग है। दिस पार्टिकल्स आर एट डिफरेंट पोजीशन, एक ए पोजीशन पे, दूसरा बी पे, तीसरा सी पे, चौथा डी पे, सो ऑन सो फोर्थ। सब अगर एक ही पॉइंट पे होते हैं मासेस, तो फिर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ही क्यों डिफाइन करते हैं हम लोग। ओके, राइट। सो where capital M is the total mass of the system of particle, of the system of particle, right? Good. Then ये तो हो गया डिस्क्रीट, देखो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन? एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, इन बिटवीन कुछ नहीं है ना, वन हियर सेकंड देयर एंड इन बिटवीन नथिंग। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन, राइट? ओके, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। सो बिफोर आई गो टू कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस की भी बात करेंगे, चेंज क्या है वो भी देखेंगे। बट बिफोर आई गो टू कंटिन्यूअस, आई शुड टेल यू कि यहाँ पे जो हम पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे पास दो पार्टिकल्स थे इनिशियली, पहले का पोजीशन वेक्टर r1 बार था। एंड रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर, मैं इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि r1 बार पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज डिफाइंड एज, मैं इसलिए वेक्टर्स में बार बार बोल रहा था कि ये तुम्हें बहुत काम में आएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और r2 बार विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड z2 k कैप। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर हर एक पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 से अगर दे रहे हैं हम लोग, तो सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट r बार, इट विल बी गिवन बाय x cm i कैप प्लस y cm j कैप प्लस z cm k कैप। तो हम लोग या तो सेंटर ऑफ मास का डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर r बार बता सकते हैं, या फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, जैसे x कोऑर्डिनेट है, उसको भी इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं।
तो व्हाट वी हैव डन हियर सो फार इज, हम लोगों ने सो फार हमने पोजीशन वेक्टर दिया है सेंटर ऑफ मास का, बट आई कैन आल्सो राइट the coordinates x, y, and z of center of mass separately, right? So let x1, y1, z1, x2, y2, z2, similarly xn, yn, zn be the coordinates of किसके coordinates है ये? of the n particles, and x center of mass, y center of mass, and z center of mass be the coordinates of center of mass of n particle system, of the center of mass of the system. Right. So we can write therefore x center of mass, मतलब x coordinate of that point which is called a center of mass is. तो जैसे हमने यहाँ पे summation mi ri bar लिखा है, मैं यहाँ पे भी लिखूंगा summation I runs from 1 to n mi xi upon total mass m. mi xi bar मत लिखना. Coordinates are not vectors. Coordinates are scalar quantities. इसलिए मैंने कहीं भी जब मैं x, y और z कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, I will nowhere mention vector quantity. Vectors are for position vectors. तो y center of mass will be given as summation I runs from 1 to n mi yi upon total mass m, and z center of mass, z coordinate of center of mass will be given as summation mi zi I runs from 1 to n divided by capital F. Okay, right. So I told you something about discrete configuration. What is the meaning of discrete configuration? Discrete का मतलब होता है जब आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी में यहाँ पे मास है, फिर यहाँ पे मास है, फिर यहाँ पे मास है, फिर यहाँ पे मास है. So basically there are some places where you have masses, point masses, and then in between there is nothing, कुछ भी नहीं है, right? That is called as a discrete configuration. तो अब तक हमने discrete mass distribution की बात की है. Discrete mass distribution मतलब एक जगह पे मास, फिर दूसरी जगह पे मास, फिर तीसरी जगह पे मास, एंड इन बिटवीन नथिंग, राइट? अगर हमारे पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या होगा? व्हाट इज कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बाय द वे? सो हियर इफ यू सी दिस इज अ डिस्क, ये एक डिस्क है, दिस इज कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. इस डिस्क में कहीं पे भी देखोगे तो मास ही मास दिखता है, राइट? तो बेसिकली वो कब होता है फिर? देखो, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया जा सकता है. कैसे? एग्जांपल, ये मेरे पास, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ जस्ट टू मेक यू थिंग्स लिटिल क्लियर. ओके, डिस्क्रीट मतलब यहाँ पे मास है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. ओके, सो दिस इज डिस्क्रीट. अब मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टिकल्स डालते ही जाता हूँ. जब मैं पार्टिकल्स बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? तो किसी भी दो पार्टिकल्स में डिस्टेंस कम होते जा रहा है. मतलब discrete configuration can be converted to a continuous mass distribution by putting infinite number of particles in that space, right? तो जब पूरा भर जाएगा ये, that will become continuous mass distribution, right? Okay, तो only difference, मैंने पहले भी बताया आपको, ये मैथमेटिक्स. मेरे पास जब तक
मेजरेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, मेजर कर सकता हूँ 10, 100,000, 10,000, तब तक हम लोग बोलते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, क्योंकि मुझे पता है कि 1000 पार्टिकल्स है। बट अगर मुझे नहीं पता तो सो आई कैन से फॉर continuous mass distribution, for continuous mass distribution, what you can do is r bar आप लिख सकते हो instead of writing summation, तो summation will be replaced by integration। तो याद रखना कि summation will be replaced by integration if you have continuous mass distribution, right? और उसमें आप लिखोगे r dm divided by total mass m, right? What is this dm? हमारे पास एक डिस्क है, राइट, विच इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वहाँ पे एक मास यहाँ पे है dm, फिर ये dm, then other mass dm, then other mass dm, and then dm, and all these dms are located at different positions from the center. That's why you can write it as rdm, right? By the way, because r, capital R bar is a vector, यहाँ पे भी एक वेक्टर डालना पड़ेगा। तो for continuous mass distribution the only thing will be that summation will be replaced by integration, that's it। अगर एक स्टेप और जाना चाहते हो पीछे, तो नीचे भी आप यहाँ पे लिखोगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायरेक्टली टोटल मास, तो डायरेक्टली अगर आप टोटल मास नहीं लिखना चाहते तो यू कैन राइट इंटीग्रेशन ओवर ऑल दिस स्मॉल डीएम्स। क्योंकि अगर मैं एक कंटिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ तो वहाँ पे मैं मैथ में इमेजिन कर सकता हूँ ना, वहाँ पे छोटा मास डीएम है, फिर डीएम है, फिर डीएम है, फिर डीएम है, बट इन बिटवीन कोई स्पेस ही नहीं है। दैट इज व्हाई इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बाद में, ये आर बार है, इंटीग्रेशन आर बार डीएम अपॉन टोटल मास, राइट राइट। तो ऊपर ऐसा मत करना, आर बार इंटीग्रेशन डीएम, हाँ, अपॉन एम, फिर आर बार एम बाई एम, कैंसल कैंसल, ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज देखो आर बार और डीएम साथ में क्यों ना चाहिए, क्योंकि हर एक डीएम का मतलब हर एक स्मॉल मास का पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा। तो आप आर बार को कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर ईच स्मॉल मास द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज समथिंग एल्स। तो यू डोंट डू दैट, ओके, राइट, गुड। देन जैसे हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया फॉर डिस्क्रीट, वैसे कंटिन्यूस के लिए भी होगा। फिर फॉर कंटिन्यूस यू कैन आल्सो राइट दैट x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर x dm divided by total mass, y center of mass will be equal to integration y dm upon total mass, and then z center of mass is equal to integration z dm upon total mass. Okay, so this is all about center of mass. Up in the next session, what we will see is if the body is moving, तो velocity है, तो what is the velocity of center of mass? अभी तो हमने सिर्फ center of mass का position vector और उसके coordinates define किए हैं, but you know when a particle is moving, velocity is rate of change of x or y or z, है ना? तो अगर बॉडी मूव हो रहा है तो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रहा है। इमेजिन मैंने जो आपको बॉल दिखाया था यहाँ पे, इमेजिन दैट स्फीयर इज मूविंग। जब स्फीयर मूव होगा तो सेंटर ऑफ मास मूव होगा, सेंटर ऑफ मास मूव होगा तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा। तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, दैट वी विल सी टुमारो। आल्सो वी विल फिनिश ऑफ center of gravity tomorrow, so theoretical part will end in the next session. So now I am going to quickly repeat what we have learned so far in very simple language. ये सारा मुझे नोट्स देना पड़ता है, इसके लिए मुझे पॉइंट बाय पॉइंट बताना पड़ता है। आइडिया इज सिंपल। आइडिया ये है कि हमको क्या पता है, हमने चैप्टर स्टार्ट कहाँ से किया? हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया बाय टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और जब हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अगर हमने जब स्टार्ट किया था,
इट स्टार्ट्स विद फॉर अ पार्टिकल, है ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो भी होगा हम बोलते थे फॉर अ पार्ट, इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन it will keep doing so unless that particle is acted upon external imbalanced force. तो अगर मैंने एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया, किस पे अप्लाई किया, पार्टिकल पे अप्लाई किया, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन दे आर वैलिड फॉर पार्टिकल्स, मतलब ऑल द मास इज इन वन सिंगल पॉइंट. बट फिर हम लोग क्या करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डन दैट. हमारे पास एक बड़ा सा बॉल है, वो बॉल मूव हो रहा है, उस पर फोर्स लगाया, हमने वहां पे भी न्यूटन लॉ अप्लाई कर दिया विदाउट थिंकिंग कि न्यूटन लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर अ पार्टिकल. तो जब हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे न्यूटन लॉज अप्लाई करते हैं, मतलब हम लोग फोर्स की बात करते हैं, तो अ क्वेश्चन अराइजेस कि ये फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, क्योंकि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, एक बॉल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हमको हर एक पॉइंट के मोशन के बारे में सोचना पड़ता है. In that particular ball, all the particles except for one perform two types of motion, rotational plus linear. Right. तो एक ही पॉइंट है बॉल के केस में, हाँ, शेप पे डिपेंड करेगा वो पॉइंट कहाँ आएगा, लेकिन बॉल के केस में एक ही पॉइंट है जो सेंटर पे है, जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव होता है. और अगर मेरे पास वो पूरा का पूरा बॉल का मास एक पॉइंट में होता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता, तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव होता. मतलब there's only one point which behaves exactly the same if the force was applied on a single particle of the same mass. 10 किलो का बॉल, 10 किलो का पॉइंट, दोनों पे फोर्स अप्लाई किया, तो एक ही पॉइंट ऐसा है जो एग्जैक्टली सेम वे में बिहेव करेगा एज दैट ऑफ पार्टिकल. So we define center of mass of a body. So we say that center of mass of body is that point at which the whole mass of the body is assumed or supposed to be concentrated in order to study the motion in accordance with Newton's laws of motion. अगर नहीं किया तो Newton's laws of motion अप्लाई नहीं कर सकते हो. राइट. देन अगर मेरे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है, पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 बार, दूसरे का r2 बार, तो दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास समवेयर इन बिटवीन ए और बी के बीच में होगा कहीं, तो उसको सी बोल दिया. तो सी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग, m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार अपॉन m1 प्लस m2. अगर हमारे पास अगर हमारे पास दो नहीं n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो फिर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार प्लस mn rn बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अप टू mn. राइट. सो मैथमेटिकली वी हैव रिटन इट हियर. फिर हमने ये लंबा लंबा नहीं लिखा, उसको समेशन फॉर्मेट में डाल दिया, उसको बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन. तो समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n mi ri अपॉन टोटल मास n. तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की बात कर सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन से बनेगा ना, मतलब x y और z कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूँ मैं सेंटर ऑफ मास के, तो वो लिख दिए. पर ये था डिस्क्रीट के लिए, मैंने आपको बताया डिस्क्रीट क्या होता है, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा वहां, तीसरा वहां, चौथा वहां. बट जब आपके पास कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप समेशन को सिर्फ रिप्लेस करते हो इंटीग्रेशन से और mi को लिखते हो dm से, बाकी सब सेम रहता है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास. I hope you have understood.